हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? चलो आज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अपनी जो अ, ये चैप्टर चल रहा है उनमें नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड होती है? सबसे पहले तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उनके ऊपर उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड होगी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर है या तो अनपेयर है, उसके ऊपर डिपेंड होगी। फिर इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर में है, उन पेयर में है। किसकी बात कर रहे हैं, किस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं? तो क्या डी ऑर्बिटल, अपना चैप्टर ही यही चल रहा है। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल्स में वो पेयर है कि अनपेयर है वो देखेंगे। फिर उसके बाद क्यों पेयर अनपेयर, तो क्या इलेक्ट्रॉन है टू टाइप मूवमेंट करते हैं। तो एक तो है वो अपने एक्सिस पे करते हैं और एक है वो ऐसे रोटेशनल करते हैं। टू टाइप के ऐसे मूवमेंट करेंगे। टू टाइप के मूवमेंट के लिए ही इसको मतलब यहाँ पे उसी वजह से मैग्नेटिक बिहेवियर उनका दिखता है। इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों दिखता है? क्योंकि वो टू टाइप की मतलब टू टाइप की इस तरह से वो मूवमेंट करते। कोई भी पार्टिकल जब मूवमेंट करते हैं तो उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ये तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, ये हम जान चुके हैं। इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है? तो क्या रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूवमेंट करता है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से। अगर हम एक ऑर्बिट में देखें तो मतलब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से वो मूवमेंट करेंगे। क्लियर है? अब मैग्नेटिक बिहेवियर इसके अंदर होता किस तरह से? मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड वाला कोई सब्सटेंस उसके नजदीक आ जाए जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अंदर ऐसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का बिहेव होगा। अब टू टाइप की प्रॉपर्टीज होगी, एक होगी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी और एक होगी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन टू टाइप के मूवमेंट बताता है और उस वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है। पेयर इलेक्ट्रॉन और अनपेयर, पेयर को इस तरह से एक ही ऑर्बिट में दिखाते हैं जो दोनों ऑपोजिट साइड में, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में ये मूवमेंट करते। अब देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा? रिपल्सन, रिपल्ड होगा डायमैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक में क्या होगा? तो क्या अट्रैक्शन, वो सब्सटेंस को अपनी तरफ खींचेंगे। अट्रैक्टेड मतलब सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। पैरामैग्नेटिक होगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्रिएट होंगे कि वो सब्सटेंस को अपनी तरफ खींचेंगे और इसमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये तो यहाँ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हो, मतलब सब्सटेंस के और ये जो ऑर्बिटल्स वाले सब्सटेंस है उनके और अदर सब्सटेंस के बीच में अगर एकदम से स्ट्रांगली अट्रैक्शन होगा तो उसके अंदर फेरोमैग्नेटिक होते हैं बिहेवियर। क्या कहेंगे उसको? फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक वाले बहुत सारी मेटल दिखती है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर है और अपने अंदर क्रिएट करते हैं भी, तो वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अब देखो यहाँ मान लो किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, पेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जो भी है। डायमैग्नेटिक में रिपल्सन होगा, पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्शन होगा। डायमैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में होंगे, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा? पेयरिंग में होंगे तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा? तो क्या रिपल्सन होंगे और यहाँ पे अनपेयर होंगे तो इस वजह से क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अब देखो स्पिन का हम जानते हैं कि स्पिन करते हैं और रोटेशन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मूवमेंट होती है, इसी वजह से यहाँ पे ये अट्रैक्शन और रिपल्सन ये सब हमें देखने को मिलता है। डी ऑर्बिटल्स की ही बात कर रहे हैं तो डी ऑर्बिटल्स जो ट्रांजिशन ऑर्बिटल्स है
उनमें फर्स्ट ऑर्बिट का तो हम लेंगे ही, 1 by 1 एग्जाम्पल लेते, बट उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कितनी उसमें दिख रही है, वो कितने दिखेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर कितना है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे म्यू इक्वल टू n+2। ये बोहर ने दिया है और उसका यूनिट भी बोहर ले लेंगे, बीएम मतलब बोहर मैग्नेटिज्म। क्या होगा? बोहर मैग्नेटम, बीएम, ये उनका यूनिट है। एन मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये एन मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उस हिसाब से यहाँ पे उसका बिहेवियर कितना दिख रहा है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? एकदम से समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मान लो कोई एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैल्यू होती है 1.73 बीएम। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है किसी में भी तो उसकी वैल्यू ये कैलकुलेट की हुई है। और फिर पहले तो ये थियरिकल करते हैं, देन प्रैक्टिकल भी उसको कर सकते हैं ऑब्जर्व करके। मान लो 3D ऑर्बिटल से 3D में जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं उनके देखते हैं और कॉन्फ़िगरेशन भी देखते जाते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन देखते जाते हैं, अनपेड एंड मैग्नेटिक मोमेंटम वैल्यू हम देखते जाते हैं। चलो मैग्नेटिक वैल्यू कितनी है ये हम देखते जाते हैं। चलो 1 by 1। तो पहले है स्कैंडियम+3। स्कैंडियम जी, इनकी ऑक्सीडेशन वैल्यू कौन सी लिखेंगे हम? तो क्या ऑक्सीडेशन वैल्यू हम वही बताएंगे जो वो मतलब कि स्टेबल है। स्कैंडियम+3 में स्कैंडियम 3D0 होगी। अब कॉन्फ़िगरेशन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, हमने बार बार ये कॉन्फ़िगरेशन करा है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना? 3D0 0। मैग्नेटिक बिहेवियर कैलकुलेटेड और ऑब्जर्वेटेड दोनों टाइप के 0 0। देन है टिटेनियम+3 तो 3D1 बराबर ना, ये 21 नंबर से स्टार्ट हुआ, 22 अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 तो उसकी वैल्यू 1.73 एंड ऑब्जर्विंग होगी 1.75। चलो टिटेनियम+2 भी मिलता है तो वो भी एक बार देख लेते हैं, +2 तो इसमें बोलेंगे 3D2 है ना, 3D2 मिलेंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 क्योंकि स्टार्टिंग में तो एक इलेक्ट्रॉन ही डी में रहेंगे, बराबर 5 भर जाएंगे फिर पेयरिंग में होंगे तो उसके कैलकुलेटेड 2.84 एन ऑब्जर्वेटेड 2.76। नाउ है वेनेडियम, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसी को हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। वेनेडियम+2 ये आएंगे, एक मिनट, वेनेडियम यहाँ पे लिखना है, वेनेडियम+2 ये आएंगे 3D2 ना 3D3, यस 3D3। अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 3.87 3.86 है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब देखो Cr+2 स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम का नंबर क्या था? 23, इसका नंबर है 24। हम जानते हैं क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन किस तरह से होता है, तो क्या क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, D5 होता है और S में से पहले जाता है, बराबर +2 है तो D में से S में से एक गया और D में से 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो उसकी 4.90 एंड 4.80। क्लियर है एकदम से? देन इसमें आएंगे मैंगनीज Mn+2 25 नंबर 3D क्या लेंगे 3D प्लस अरे Mn+2 तो 3D5 क्योंकि एस के ही 2 गए, 5 अनपेड हाईएस्ट अनपेड 5 ही होंगे क्योंकि 5 ही ऑर्बिटल से और पांचों में एक एक 1.59 to 5.95 to 5.96। चलो 26 नंबर आएंगे Fe+2 लेते हैं 3D6। अब पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन आए 26 मतलब अब अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे ना,
अब कैलकुलेट करना आता है ना, देखो इस तरह से में है 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल से फर्स्ट में 2, बाकी सब में एक एक हो गए 6। यहाँ पे 3d6 तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो क्या आएगा ऊपर का 4.92 एंड 4.80। क्लियर है। नाउ Fe+2 के बाद आ रहा है कोबाल्ट+2 27 नंबर, तो कोबाल्ट+2 3d7। अब देखो 3d7 मतलब किस तरह से रहेंगे 1 2 3 4 5, इसमें दो इसमें दो, एक बेहतर मतलब 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे, मतलब 3.87 ऊपर लिखा ही है एंड 3.86। क्लियर है। ओके। इनकी वैल्यू कभी बढ़ भी सकती है, 4.90 से 5 पॉइंट तक भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे 3.86 की जगह वो 4.4 से लेके 5.2 जितनी है, यहाँ पे भी बढ़ सकती है। 5.3 से लेके 5.5 तक ऑब्जर्व मिली है, हमें ऑब्जर्वेशन मिली। देन नंबर है 28 नंबर, निकल Ni+2 निकल 3d8। यहाँ पे 3d8 मतलब 1 2 3 में 8 और 2 अनपेड, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड, तो 2.84, बट रियल में 2.9 और 3.4 के बीच में मिलता है। 3 भी मिल सकता है और 4 भी मिल सकता है। देन आ रहा है हमारा 29 नंबर, कॉपर+2 3d9+2 1 और होगा 1.73 1.82 2.2 एंड लास्ट में हमारा आ रहा है जिंक Zn+2 3d10 0 0 0, सारे भरे हुए हैं तो 0। तो ये थी हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हम उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अपनी जो ऊपर फॉर्मूला मैंने दी है उस फॉर्मूला से हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस हिसाब से। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये कर सकते हैं। बाकी अगर डायरेक्ट याद रखनी है तो ये भी हमें दिया हुआ है कि डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं। क्लियर। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।